कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक है, मस्त है और एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो अपन ने मैनेजर इकोनॉमिक्स का थोड़े वीडियोस रोक के अभी अपन ने मार्केटिंग मैनेजमेंट पहले ले लिया है, क्योंकि बच्चों ने ऐसा बताया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का एग्जाम पहले है सर। तो पहले मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर ये सारी की सारी यूनिट अपलोड हो जाएगी। आपको आश्वासन देता हूं कि सारी यूनिट का रिवीजन करवा दूंगा, इसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। और आप अपनी तैयारी आप बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि जो तैयारी आप कर रहे हैं वो आपके भविष्य का निर्माण करने वाली है। आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक लाइए और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट हो रहा है। एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम और यूजीसी नेट के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एकेटीयू के सिलेबस के आधार पे है, पर 3-4 यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सिमिलर ही है। इसके अंदर ज्यादा आप ये कह सकते हो कि हमने लगभग जो यूपी, राजस्थान, एमपी, इन तीन के अगर कोई यूनिवर्सिटीज की बात करें जो करीबन 100 यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनका हमने 90% सिलेबस यहाँ पे कवर अप कर दिया है। और यूपी में तो आप 100% किसी भी यूनिवर्सिटी का उठा के देखेंगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम का तो आपको मिल जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बिना कोई वक्त गवाए। पहला आता है कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन तक लिखते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है सर, मार्केटिंग का नेचर स्कोप क्या है। पहले बुकिश देख लेते हैं, बुकिश के अंदर क्या लिखा हुआ है। बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? बुक के अंदर लिखा हुआ है इट इज अ परफॉर्मेंस, मतलब मार्केटिंग का मीनिंग इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इट इज अ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट, एक सेकेंड, अब ठीक है, दैट डायरेक्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट टू कंज्यूमर। मार्केटिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, सीरीज ऑफ interrelated functions. Marketing is a complex, continuous and interrelated process. It involves continuous planning, implementation and control. बुक के अंदर तो इतनी लंबी सी अपनी बात रख रखी, लेकिन सर इसको समझना कैसे है? इसको समझना ऐसे है, मार्केटिंग का मतलब, मार्केटिंग मीन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या मतलब है? प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो कोई आपसे पूछ ले अगर इंटरव्यू के टाइम में कि आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ी है, तो आप कहेंगे हाँ, तो बताइए मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। आज तक बहुत से मैंने एमबीए स्टूडेंट्स को भी देखा जिनका मेजर एमबीए मार्केटिंग है, लेकिन वो मार्केटिंग की बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन बता देते हैं। उसको एक वर्ड के अंदर, एक लाइन के अंदर अपन को कंप्रेस करके इंटरव्यू में बताना होता है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग इज ओनली अ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो आपके डिजायर कस्टमर हैं या जो आपका टारगेट ऑडियंस है उन तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब उसका मोटो क्या है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का? सेल होता है या फ्यूचर सेल होता है? क्या मोटो होता है? एक तो सेल होता है और एक फ्यूचर सेल होता है। फ्यूचर यानी कि आप उसको कन्विंस कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट फ्यूचर में कभी बाय कीजिएगा। अगर आपके पास अभी इतना अमाउंट नहीं है या आपके अदर कुछ नीड्स हैं जो अभी सेटिस्फाइड होनी है, तो आप वो प्रोडक्ट बाय बाद में कीजिएगा, लेकिन बाय जरूर कीजिएगा। यानी कि किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को, किसी बायर को, तीनों अलग अलग होते हैं। किसी कस्टमर को, किसी कंज्यूमर को, किसी बायर को प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने को ही मार्केटिंग कहा जाता है। और ये कंटिन्यूस एक्टिविटी, क्या लिखा है बुक के अंदर? इट इज अ इंटर रिलेटेड एक्टिविटी। मींस कि मार्केटिंग किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कस्टमर से फीडबैक लिया, फीडबैक लेके प्रोडक्शन टीम को दिया, प्रोडक्शन ने फिर कुछ बनाया, फिर उसकी मार्केटिंग की गई। और स्कोप क्या कह रहा है मार्केटिंग का? स्कोप कह रहा है कि मार्केटिंग तो एक बहुत वाइडर फैक्टर होता है। ठीक है, बहुत वाइडर फैक्टर होता है। मींस कि मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट सेल और आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी पूरी कंपनी की A to Z चीज मार्केटिंग के जुड़ी हुई होती है। तो उसका स्कोप क्या है? सबसे पहला गुड्स है, सर्विसेज है, पर्सन है, एक्सपीरियंस है, इवेंट्स है, प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, एज ए ब्रांड, इंफॉर्मेशन है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड आइडियाज।
इतने सारे पॉइंट मिलके मार्केटिंग का स्कोप क्रिएट करते हैं। मींस कि A to Z अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम रिलेटेड टू द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स कॉल्ड मार्केटिंग स्कोप। आई होप मार्केटिंग और मार्केटिंग का आपको स्कोप क्लियर हो गया होगा। नेचर क्या है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटी है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है, मैनेजमेंट के थ्रू होती है, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीजें कहलाती हैं मार्केटिंग। और बेसिक मीनिंग प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इज मार्केटिंग। आगे बढ़ता हूं, वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन, नीड्स, वांट्स, डिमांड। अब मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या है, मींस कि मार्केटिंग किसको देख के करी जाती है। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज अ बिजनेस अप्रोच दैट डायरेक्ट्स ऑल द प्रोसेस विद इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि मार्केटिंग करने का हमको पहले अप्रोच फिक्स करना होता है। जैसे कि मेरे को जयपुर से अगर दिल्ली जाना है तो मुझे अप्रोच फिक्स करना होता है कि मेरे को वाया ट्रेन जाना है, मेरे को वाया एरोप्लेन जाना है, मेरे को वाया बस जाना है, मेरे को खुद की कार लेके जाना है, मेरे को जाना कैसे है। तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब है कि हम किस को सेंटर में रख के, किस अप्रोच को सेंटर में रख के मार्केटिंग करते हैं, वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन कहलाता है। इसके अंदर 5 ओरिएंटेशन जो है, मतलब 5 तरीके की ओरिएंटेशन काफी फेमस है। वैसे और भी डिफरेंट काइंड्स हैं, लेकिन अपन ने 4-5 इसके अंदर लिए हैं। दैट have guided and continue the guide of the organizational activity। यहां पर मैंने 4 ही लिखी है, इसको 4 कर लीजिए। हाँ, 4 kinds of market orientation। पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट की मींस, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है कि पहले आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो। किस पे करो, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करो, फिर उसकी लो कॉस्ट जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी तो उसकी इस तरीके से मार्केटिंग करो। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करा, फिर लो कॉस्ट ऑलरेडी आती है, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तो लो कॉस्ट आती है, तब प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग इसको बोला जाता है। तो इससे क्या बेनिफिट है, आपने बहुत सारे अखबारों के अंदर एड देखे होंगे कि ये कंपनी बंद होने वाली है और उसकी सामान की सेल वहां पर लगी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कंपनी का माल बिक गया है बाढ़ आने के कारण, अब वो 500 की जींस 200 रुपए में मिल रही है, 20 रुपए में रुमाल मिल रहा है। नॉर्मल वो अपना एड की मोनोपोली देते हैं, यानी कि कॉस्ट कटिंग करके, कॉस्ट कम रख के जब हम मार्केटिंग के ऊपर फोकस करते हैं तो वो प्रोडक्शन कंसेप्ट कहलाती है। मींस कि हमको जो प्रोडक्शन करना है उसकी कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट है कि कैसे भी करके हमारी मार्केटिंग कैसी हो, हमारा इंफॉर्मेशन कैसा हो कि लो कॉस्ट हो। और सर प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या आएगा, और प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये आएगा कि हमारी जो मार्केटिंग हो रही है वो हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड ऑल एक्टिविटी भी एम्फेसिस होगी कि हमारा रॉ मटेरियल कहां से आएगा, हम परचेस कहां से कर रहे हैं, उसमें सेलिंग की एक्टिविटी कौन कौन सी हो रही, हम कौन सी मशीनरी यूज कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें हम प्रोडक्शन रिलेटेड जब एक्टिविटी को एम्फेसिस करके हम मार्केटिंग करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है। सेकेंड आ जाता है जो नॉर्मल हर कंपनी में आपको देखा जाता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। यानी कि मार्केटिंग का यहां पर कंसेप्ट क्या है कि आपको आपके प्रोडक्ट को एक कंफर्ट जोन में बताना है, कोई क्वालिटी बतानी है, उसके कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, जैसे कि मोबाइल फोन में देखने को मिलता है। जब भी मोबाइल फोन की मार्केटिंग का कोई कंसेप्ट आता है, अभी एप्पल के मोबाइल फोन का चल रहा है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, इसी तरीके से दूसरे मोबाइल फोन का चलता है कि ये गेमिंग में काफी आगे है। आसूस के फोन का जब आप मार्केटिंग कंसेप्ट देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि ये गेमिंग में काफी आगे है। इसके अलावा आप डिफरेंट फोन्स में देखेंगे तो कंफर्ट जोन दिखेगा कि इसमें कैमरा अच्छा दिखेगा, यानी कि प्रोडक्ट सेंट्रलाइज जब मार्केटिंग होती है, जो मैक्सिमम कंपनी यूटिलाइज करती है, वो प्रोडक्ट कंसेप्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कि सही ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर अपन मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सेलिंग कंसेप्ट। अब ये सेलिंग कंसेप्ट क्या है? सेलिंग कंसेप्ट ये कह रहा है कि आपको एन केन प्रकार आपको तो सेल करना है। मींस कि क्या, सेलिंग कंसेप्ट ये कह रहा है कि जो, अब ये सेलिंग कंसेप्ट क्या है? सेलिंग कंसेप्ट सेलिंग कंसेप्ट क्या है? सेलिंग कंसेप्ट ये कह रहा है कि आपको तो किससे मतलब होना चाहिए? केवल सेल से ही मतलब होना चाहिए, यानी कि आपकी सेल ग्रो करनी चाहिए। अब कैसे करेगी? सपोज आप दो राइवलरी है, जैसे कि आपको पता है पेप्सी और कोको कोला दोनों एक बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर है। पेप्सी ने अपनी प्राइस रखी 45 रुपीज पर लीटर,
तो कोको कोला भी सेम प्राइस रख देता है 45 रुपीज पर लीटर। 45 रुपीज पर लीटर। तो दोनों में सेम प्राइस क्यों रखी जाती है? क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में से अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो कंज्यूमर दूसरा प्रोडक्ट ऑप्ट करने लगेगा। मींस कि अगर आपकी कॉस्ट भी वहां नहीं बैठ पाती फिर भी आपको सेल करना है। जियो ने क्या करा था? उनका जो कंसेप्ट था वो था सेलिंग कंसेप्ट, कि पहले सबके पास एक बार हमारा प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद हम चार्ज करेंगे लोगों से इंटरनेट का, उसके बाद हम 150-200 रुपए का पर मंथ प्लान देंगे। पहले तो फ्री में सिम दो, फ्री में नेट दो, फ्री में डेटा दो, सब कुछ फ्री दो, रोमिंग फ्री दो, कॉलर ट्यून फ्री दो, लोगों को आदत लगा दो। एक बार जब हमारे कस्टमर बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे। तो इसी तरह सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं? सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम पहले सेल के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे भी हमको सेल करनी है, भले वो लो कॉस्ट हो, जीरो हो, या हमको कुछ फ्री सैंपल देने हो, तो हम उसके सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आपको? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड सेलिंग कंसेप्ट। और चौथा है मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है सर? तो मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो मार्केटिंग मिक्स से जुड़ा हुआ है। मार्केटिंग मिक्स आगे देखने वाले हैं, इसलिए इस पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आगे अगला पॉइंट मार्केटिंग मिक्स। अभी मार्केटिंग मिक्स के अंदर तो आज 7P आ चुके हैं, अभी अपन ने इसके अंदर 4P ही लिखे हैं। प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। तो ये सर क्या है? ये 4P's है। वैसे तो अब आ चुके हैं इसके अंदर 7, लेकिन अभी अपन को मार्केटिंग मिक्स में 4 ही याद रखने हैं। 7 तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो तो वो पहुंच चुका होगा, बधाई का पात्र है। लेकिन 4 ही एग्जाम में लिखोगे तो 100% आपका सवाल सही है, क्योंकि वो मॉडर्न एरा में जुड़े थे। तो ओल्ड जो कह रही है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, पहले तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 थिंग्स। अब कौन कौन सी चीज? पहली यहां पे लेते हूं मैं प्रोडक्ट, यानी कि आप कौन सा आइटम, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब मार्कर हो गया, प्रोडक्ट का मतलब मोबाइल हो गया, प्रोडक्ट का मतलब टीवी हो गया? नहीं, प्रोडक्ट का मतलब वो चीज जो सेलर ऑफर करता है सेल के लिए। वापिस से बोलता हूं, प्रोडक्ट का मतलब वो चीज, वो आइटम जो सेलर ऑफर करता है सेल के लिए। जैसे कि जियो कंपनी के लिए जियो सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट है, एक कुर्सी बनाने वाली कंपनी के लिए कुर्सी प्रोडक्ट है लेकिन मार्कर प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरीके से कैमल कंपनी के लिए मार्कर प्रोडक्ट है लेकिन कुर्सी प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, यानी जो भी सेलर जिस प्रोडक्ट को ऑफर करता है सेल करने के लिए वो कहलाती है प्रोडक्ट। आई होप आज क्लियर हुआ होगा आपको कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट बताता हूं, इसके अंदर प्राइस के मतलब ये नहीं कि जिस पे वो सेल कर रहा है, जिस पे वो ऑफर कर रहा है। यहां पर बायर एग्री होता है, यहां पर बायर एग्री होता है जो पेमेंट करने के लिए, वो कहलाती है प्राइस। जहां पर बायर जिस पॉइंट पे एग्री हो जाए कि हाँ भाई मेरे से इस मार्कर के मांगे 100 रुपए, मैंने कहा 30 रुपए, तोड़ बट्टा हुआ 50 रुपए में बात बनी, तो ये क्या कहलाया? बायर की प्राइस। यानी कि बायर जिस पॉइंट पे एग्री हो जाए वो प्राइस कहलाती है। सेलर जो प्रोडक्ट ऑफर करता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। तीसरी पॉइंट है प्लेस। वैसे तो वर्चुअल प्लेस अब रहा नहीं है, क्योंकि वर्चुअलिटी में हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू जिस जगह पे बायर और सेलर इंटरेक्ट होते हैं उसे बोला जाता है प्लेस। जिस जगह पे बायर और सेलर इंटरेक्ट होते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? प्लेस। लेकिन यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि अब वर्चुअली आने के कारण ऑनलाइन यानी कि डिजिटल आपका डेस्कटॉप भी, आपका कंप्यूटर भी, आपका मोबाइल भी, आपका टैबलेट भी प्लेस कहलाती है, जहां पर बायर और सेलर इंटरेक्ट होते हैं। सेल होना जरूरी नहीं है, क्या होते हैं? इंटरेक्ट होते हैं। वो जगह क्या कहलाती है? प्लेस कहलाती है, जहां बायर सेलर से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन। तो प्रमोशन का मतलब इसमें अपने इंफॉर्मेशन देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, प्रोवाइड कराना। थ्रू एडवर्टीजमेंट हो सकता है, थ्रू डिस्क्रिप्शन हो सकता है, थ्रू ब्लॉग हो सकता है, थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है, थ्रू डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है। किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। टीवी एडवर्टीजमेंट हो सकता है, रेडियो हो सकता है, इंटरनेट मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये चारों चीजें मिलके क्या कहलाती है? प्रोडक्ट मिक्स। तो चारों की डेफिनेशन लिख देनी है, एक एक एग्जांपल लिख देना है, आपका क्वेश्चन बन गया। इसी को ही मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कस्टमर वैल्यू एंड द वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है।
फर्स्ट यूनिट से। एक तो निकलता है मार्केटिंग मिक्स और दूसरा निकलता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू का मतलब ये है, बुकिश बाद में, पहले समझते हैं। कस्टमर वैल्यू का मतलब यह है कि जो कस्टमर के किसी प्रोडक्ट को लेके जो यूटिलिटी होती है उसे कस्टमर वैल्यू बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि हम कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी को नंबर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो यानी कि जैसे कि पंखे की यूटिलिटी मेरी नजर में 10 है, एसी की यूटिलिटी मेरी नजर में 20 है, तो इसी प्रोडक्ट की तरह, हर प्रोडक्ट की तरह कार की मेरे नजर में यूटिलिटी 100 है। तो हर प्रोडक्ट को उपयोग करने में जो मेरे को सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है उसको मैं उसकी यूटिलिटी बोलता हूं, और वही यूटिलिटी, वही वैल्यू कस्टमर वैल्यू कहलाती है। यानी कस्टमर वैल्यू इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट सर्विस वर्थ कस्टमर वर्सेस इज प्रोडक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव। यानी कि मेरे को चाय पीनी है कि कॉफी पीनी है, कार लेनी है कि बाइक लेनी है, पॉसिबल अल्टरनेटिव से मैं कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू क्रिएट करता हूं कि दिस इज मोर वर्थी, दिस इज लेस वर्थी। यही क्या कहलाती है? कस्टमर वैल्यू कहलाती है। समझ में आया कि कस्टमर वैल्यू क्या है? किसी कस्टमर की नजर में उस प्रोडक्ट को लेके, उसकी यूटिलिटी को लेके जो परसेप्शन है, जो रैंकिंग है, वो हम उसकी कस्टमर वैल्यू कहलाते हैं। ठीक है, अब वैल्यू डिलीवरी सिस्टम क्या है? वैल्यू डिलीवरी सिस्टम इज द मैनर विच यू डिजाइन योर प्रोडक्ट दैट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कस्टमर यूजिंग इट। वैल्यू डिलीवरी का सिस्टम यानी कि आप जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो इस तरीके से डिजाइन हुआ हो कि कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। यूज करने से पहले अगर वो जब भी वो बॉक्स ओपन करे, आप सबने अपने जीवन के अंदर मोबाइल तो खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा तो आपके परिवार में किसी ने मोबाइल खरीदा होगा, तो एक बॉक्स आपको मिला होगा। पहले जो मोबाइल के बॉक्स थे, ये एप्पल का कंसेप्ट है, आपको बता दूं, एप्पल कंपनी का कंसेप्ट है कि जो बॉक्स है, अगर वो मोबाइल का बॉक्स जब ओपन करे तो उसको लग्जरी फील आना चाहिए। क्या फील आना चाहिए? लग्जरी। इसलिए आपने देखा होगा वो जो बॉक्स रहता है वो काफी क्वालिटी उसकी हाई रहती है, अच्छे से पैकिंग हुआ होता है, क्योंकि एप्पल कंपनी न केवल प्रोडक्ट यूटिलिटी पे बात कर रही थी बल्कि प्रोडक्ट डिजाइन और प्रोडक्ट पैकेजिंग पे भी उन्होंने बात करी और कहा कि जो प्रोडक्ट वो जब बायर परचेज करे और वो जब उसको ओपन करे तब उसको लग्जरी, लेविश फील आना चाहिए। यही तो है वैल्यू डिलीवरी सिस्टम कि कस्टमर गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू कस्टमर यूजिंग इट, यानी कि हम उसको मैक्सिमम वैल्यू दें। स्टार्ट थ्रू आउट देयर पैकेजिंग जैसे ही ओपन करा उसके बाद उसका यूटिलिटी करी, उसके बाद भी उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम बेनिफिट मिले, एट्रीब्यूट, एनीथिंग क्रिएट द वैल्यू, उसके अंदर एड ऑन होते जाए। अरे इसके अंदर तो ये फीचर भी है, अरे इसके अंदर तो ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में हो सकता है, एन नंबर्स ऑफ द थिंग्स में हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। आप कस्टमर को प्रोडक्ट ही डिलीवर नहीं कर रहे हो, आप एक वैल्यू भी डिलीवर कर रहे हो कि ये आपकी इस प्रोडक्ट के लिए यूटिलिटी, और यही प्रोडक्ट आगे यूटिलिटी बन के उसके माइंड सेट में वैल्यू बनती है और इसी को हम कस्टमर वैल्यू कहते हैं, जो बिफोर भी बन सकती है। मतलब हम बिना सोचे भी, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं करा तब भी उसकी वैल्यू हो सकती है। अगर मैंने कभी कोई कार नहीं चलाई तो मेरे माइंड में उसकी यूटिलिटी हो सकती है, हाँ कि ऐसी कार होनी चाहिए थी, मेरे लिए काफी जरूरी। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, बाइंग मोटिव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बाइंग बिहेवियर एंड बाइंग हैबिट्स। अब यहां पर कंज्यूमर की बात की गई, ना बायर की बात की गई है ना कस्टमर की बात की गई। कंज्यूमर वो जो कंज्यूम करता है, लेकिन यहाँ बायर वो जो बाय करता है। दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही मानना है आपको कि कंज्यूमर बायर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 4 फैक्टर्स, कल्चरल, सोशल, पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल। ये कहा गया है कि कोई भी मार्केटिंग करने से पहले, कोई भी ओरिएंटेशन लेने से पहले, कोई भी अप्रोच जानने से पहले हमें कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर, और ये कहा है कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर यानी कि मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा या ये प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे पता है तो किन किन कारणों से मैं खरीदता हूं? पहला कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल यानी कि माइंडसेट, कि वो मुझे मानसिक शांति देगा, जैसे कि एसी, ठीक है, कूलर भी अच्छा काम कर रहा है लेकिन एसी लगेंगे थोड़ा लेविश फील होगा, तो साइकोलॉजिकल। कल्चरल यानी कि मेरे रिलीजन से संबंधित कोई अगर मैं आइटम बाय करता हूं, ठीक है। सोशल यानी सामाजिक का कारण कोई मेरे को आइटम्स बाय करने होते हैं, और पर्सनल यूजेस के कारण कि ठीक है मेरे को मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, तो ये मैं पर्सनल यूजेस के कारण। ये जो मोटिव्स हैं ये बेसिकली मोटिव्स हैं, मतलब ऐसे तत्व जो आगे चल के आपको बाइंग करने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। दीज आर द 4 फैक्टर्स। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं,
इंटरनेशनल भी होते हैं, नेशनल भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग इन्फ्लुएंसर ने, अलग अलग आप ये कह सकते हो दर्शन शास्त्रियों ने यानी कि आपके फिलोसोफर्स ने बात कही है, लेकिन मेन जो है वो कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसकी प्रोसेस आती है एग्जाम में कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस कहती है कि कंज्यूमर बाइंग डिसीजन की एक प्रोसेस है, यानी कि कुछ स्टेजेस हैं। पहली स्टेज, अच्छा इसकी स्टेजेस 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला ये भी क्वेश्चन है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा था, पहला क्वेश्चन था कि मार्केटिंग मिक्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन कौन सा था कि हमारा ये बाइंग डिसीजन कौन सा है। आइए देख लेते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स आपने देख लिया। इससे पहले आपने स्कोप ऑफ मार्केटिंग देखा था। मार्केटिंग मिक्स आपके कंसेप्ट बता दिए मैंने। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स हो गया, कस्टमर वैल्यू हो गया, और ये तीसरा क्वेश्चन अपना स्टेजेस बन गया। तो पहली स्टेज क्या रहती है किसी भी बायर को डिसीजन लेने के लिए, नीड। पहले मेरे को उस प्रोडक्ट की नीड होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, मेरे को ये खरीदना है। ठीक है, बिना इच्छा के हम कोई भी चीज बाय नहीं करते। तो पहले हमारे पास इच्छा होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए कि हमको ये प्रोडक्ट बाय करना है। फिर सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन, फिर हम ये सर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, किसने में मिलेगा, किस प्राइस में मिलेगा और कौन से इसके पॉसिबल अल्टरनेटिव हैं। जब हमको ये पता चल जाता है तब हमें इवेल्युएट करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि हमारे बजट के अकॉर्डिंग कौन सा है, हमारा टेस्ट, चॉइस, प्रेफरेंस, हैबिट, जेंडर के अकॉर्डिंग कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा। और जब हम ये बात कर लेते हैं, बजट वगैरह सारी बातें हो जाती है, तो हम परचेज का डिसीजन फाइनल करते हैं। कौन सा डिसीजन फाइनल करते हैं, परचेज का डिसीजन, यानी कि अब मैं प्रोडक्ट बाय कर लेता हूं, यानी कि पेमेंट कर दिया है। और उसके बाद हो जाता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। पोस्ट परचेज यानी कि जो मैंने प्रोडक्ट बाय करा, मान लीजिए मैंने मोबाइल बाय करा, एक मैंने कंपनी XYZ कंपनी का मोबाइल लिया एक पर्टिकुलर फीचर्स के आधार पे, जरूरत हुई मेरे को मोबाइल लेने की, मैंने सारे अल्टरनेटिव चेक करे, मोबाइल बाय कर लिया। पोस्ट परचेज डिसीजन, ये मोबाइल सही तो चल रहा है, मेरे को आफ्टर सेल सर्विसेज तो अच्छी मिली, इसकी क्वालिटी तो सही है, इसका कैमरा तो सही है, या इससे अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन था। अगर ये बट सब सेटिस्फाइड होता है तो हमारी ये कस्टमर वैल्यू बनती है, यानी कि अपर बनती है। और वैल्यू तो जरूर बनेगी अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो अच्छी बनेगी या खराब बनेगी, ज्यादा बनेगी या कम बनेगी, लेकिन वैल्यू क्रिएशन तो होगा ही, वो विधेय का विधान है। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन, अब ये देखिए, अभी अपन ने स्टेजेस देखी, अब टाइप्स हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा ये, बिल्कुल एकदम आपको तुरंत याद करवा दूंगा, मतलब बुक भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 तरीके की बाइंग डिसीजन होते हैं, 3 तरीके की। कितने तरीके के, नॉमिनल, लिमिटेड और एक्सटेंडेड। कितने तरीके के, 3 तरीके के। नॉमिनल यानी कि रूटीन रिस्पॉन्स, लिमिटेड रिस्पॉन्स और एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स। रूटीन, नॉमिनल और एक्सटेंसिव। अब ये क्या है, रूटीन, जब हम कोई डेली रूटीन की कोई चीज परचेस करते हैं, सपोज मुझे कोई पेन खरीदना है, 5 रुपए का पेन खरीदना है, तो मैं दुकान पे गया, उसने कहा भैया, मैंने कहा 5 रुपए वाला पेन देना, उसने तुरंत 2-3 पेन दिए, मैं लिए और मैं घर आ गया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि रूटीन रेस्पॉन्स, ज्यादा इसमें मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। 5 रुपए 10 रुपए की कोई कॉमोडिटी है, 15 रुपए 20 रुपए की कोई कॉमोडिटी है। आजकल तो बहुत से बच्चे अमीर रहते हैं तो वो 5,000 10,000 में भी नहीं सोचते, लेकिन रूटीन रेस्पॉन्स यानी रूटीन रेस्पॉन्स जो हम रेगुलर बाय करते हैं, उन प्रोडक्ट के अंदर हमारा लेस इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, लेस इन्वॉल्वमेंट होता है। ये फर्स्ट बाइंग का टाइप है। सेकंड है लिमिटेड डिसीजन मेकिंग, जब हम थोड़ा सा रूटीन न लेके, मतलब मंथली हमको कोई बाय करना है या ईयरली कोई प्रोडक्ट बाय करना है, जैसे क्लोथ्स, हम रोज नहीं खरीद रहे कपड़े, ठीक है, कोई शॉपिंग वो हो मींस के करना ही करना है, रोज शॉपिंग तो नहीं करता वैसे भी, फिर भी कोई शॉपिंग अपन महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए कर रहे हैं, तो ये लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। क्या है ये, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जो बाइंग का इन्फ्लुएंस रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो मॉडरेट टाइप का रहता है। हाँ, मेरे को ये 4 में से कोई कपड़ा पसंद कराओ, ये 5 में से कोई कपड़ा पसंद कराओ। गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, वुमेन्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, बॉयज में थोड़ा कम रहता है। आजकल तो बॉयज में भी हाई इन्वॉल्वमेंट इसमें मिल जाता है, लेकिन ये हमारी लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट की कैटेगरी में आता है। जब हम कोई पीरियोडिकली कोई चीज बाय करते हैं, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि 1 क्वार्टर के लिए 3 मंथ्स के अंदर, 1 मंथ के अंदर हम कोई चीज बाय करते हैं, तो वो लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट देता है। अब थर्ड है एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग, यानी अब एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग यानी कि हम सारे ऑप्शन देख रहे हैं, हम हमारे लिए घर खरीद रहे हैं,
क्या खरीद रहे हैं? हम हमारे लिए घर खरीद रहे हैं। आजकल एक एग्जांपल और दूं, हम हमारे लिए मोबाइल खरीद रहे हैं। जब हम मोबाइल खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो हमको ये लगता है कि ठीक है हम सारे ऑप्शन देखेंगे, हाईली इन्वॉल्व हो जाएंगे, हम सारी वेबसाइट, शॉपिंग, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, शॉपिफाई हो, कोई सी भी वेबसाइट हो, उनके ऊपर जाएंगे, एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग करेंगे। एक्सटेंसिव डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि उसमें हमारा हाई इन्वॉल्वमेंट होगा, सारे अल्टरनेटिव हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का यूटिलिटी भी ज्यादा है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी ज्यादा है, प्रोडक्ट में हमारी नीड भी ज्यादा है, प्रोडक्ट को लेके हमारा स्टेटस सिंबल भी ज्यादा है, हम कॉन्शियस भी ज्यादा है। तो 3 तरीके के। अब पहला है लेस, जिसको रूटीन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा इसमें हो गया है, अभी अपन रब कर देता हूं इसको। हाँ, पहला है लेस, रूटीन। दूसरा है लिमिटेड, जब हम रेगुलर चीजें बाय, रूटीन को छोड़ के थोड़ा सा पीरियोडिक जो चीजें बाय करते हैं। और एक्सटेंसिव, जो हम, हो सकता है कि बहुत से लोग हर 3 महीने में मोबाइल बदल देते हो, लेकिन फिर भी वो एक्सटेंसिव सर्च रखते हैं। आप जो घर खरीदते हैं, यानी कि कोई आपने बिल्डर का घर खरीदा, तो आपको एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं, तो ये इट्स इंक्लूड मोर इन्वॉल्वमेंट। क्या है? मोर इन्वॉल्वमेंट। और रूटीन में है आपका लेस इन्वॉल्वमेंट। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसी के तरीके से विद इन 30 मिनट्स अपने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। यदि पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।